हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। और आ गया आपका अपना लाडला डॉक्टर अपने क्लिनिक पे फिर से पहुंच गया हूँ। ये मेरा क्लिनिक कम स्टूडियो है और क्लिनिक पे पेशेंट भी देख रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि मैं पेशेंट नहीं देख रहा हूँ, भैया पेशेंट भी देख रहा हूँ, साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ। चलो बताता हूँ क्या कहानी है। आज टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत ही कन्फ्यूजिंग है यार। और मैं जब रिपोर्ट देखता हूँ पेशेंट की तो मुझे और भी ज़्यादा दुख भी होता है और तरस भी आता है और गुस्सा भी आता है। टॉपिक है डी डाइमर। डी डाइमर कोविड में एक रिस्क फैक्टर माना जाता है कि ज़्यादा डी डाइमर होना अच्छी बात नहीं है, क्लोटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर इंसान मुझे लगता है कोविड में 2 बार तो डी डाइमर अपना कराता ही है एक। और लेकिन मैं आपको आज कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपना डी डाइमर टेस्ट कराने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। डी डाइमर एक ऐसा टेस्ट है, अगर इसको ठीक से ना लिया गया सैंपल को तो इसकी रिपोर्ट कुछ भी आ सकती है। बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम इस टेस्ट में आती हैं और फिर बाद में बताऊँगा कि आपको टेस्ट कैसे कराना चाहिए और कहाँ से कराना चाहिए। देखो, पहली चीज़ कि सैंपल कैसे लिया जा रहा है, इस पर भी रिपोर्ट डिपेंड करती है। ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सैंपल कैसे जा रहा है, उस पर भी रिपोर्ट डिपेंड करती है। स्टोर कैसे किया जा रहा है, इस पर भी आपकी रिपोर्ट डिपेंड करती है। तो यानी कोई छोटी मोटी लल्लू पल्लू लैब अगर आपको मिल गई तो आपका समझो बेड़ा गर्क है। क्योंकि ज़्यादातर जगह जो छोटी लैब हैं, पहली चीज़ तो जो छोटी लैब हैं ये टेस्ट खुद नहीं करती हैं, क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा स्पेशल टेस्ट है। ये टेस्ट फिर आगे भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से होके आता है। तो आप सोच लीजिएगा कि कितना बड़ा खिलवाड़ है कई बार ये टेस्ट अगर ठीक से ना किया जाए। ये टेस्ट जो है डी डाइमर टेस्ट, एक इसके लिए जो निडल का साइज होना चाहिए वो 19 से 22 गॉज की निडल होनी चाहिए, समझे। और जो लोग इसको सैंपल को बहुत धीरे धीरे निकालते हैं तो उसमें वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब खींच खींच के दबा दबा के निकाल लें तो सैंपल आपकी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप इसको कलेक्शन करते हैं तो इसको जो ट्यूब में डालते हैं वो बिल्कुल खड़ी रहनी चाहिए। जब तक आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी खड़ी रहनी चाहिए। ऐसे लिटा के आप पन्नी के अंदर, थैली के अंदर नहीं लेके जा सकते, रिपोर्ट गलत हो जाएगी। तो बिल्कुल वर्टिकल ट्यूब जो होती हैं वो वर्टिकल स्टैंड में ही जानी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में पूरा। तो वो कैसे लेके जाते होंगे पता नहीं, ये तो शक्ल देख के पता चल जाता है आपको जो लेने सैंपल आया ये कैसे लेके जाएगा। हम तो पहचान लेते हैं 1 मिनट में। और इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा एक रेप्यूटेड लैब से कराएं, अच्छी लैब से कराएं। और दूसरा, अगर वहाँ जाके सैंपल दे सकते हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना। और ये जो सैंपल का धंधा है ये ऐसा हो चुका है, बस कलेक्शन कहाँ होता है, जाता कहाँ है, पता ही कुछ नहीं चलता। और रिपोर्ट आपको मिल जाती है अगले दिन, मैं ये तो डी डाइमर बहुत बड़ा हुआ है, ये तो दवाई खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्या करें। दूसरा, लैब में जिस लैब में ये हो रहा है वहाँ पे स्टोरेज ये स्टेबल रहता है 24 घंटे तक। और दूसरा, जो लैब में मशीनें हैं उनको भी बहुत फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस उनको चाहिए। उसकी जो निडल होती है उसको भी बहुत फ्रिक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है जो यूज़ की जाती है डी डाइमर टेस्ट के अंदर। तो कुल मिला के क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए लैब की, सीधी सी बात है। और सैंपल जो लेके जा रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि सैंपल लेके कैसे जाना है, पहली चीज़। अब डी डाइमर की जो वैल्यू है वो उम्र के साथ बढ़ती जाती है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, मेरे जैसे आप बूढ़ऊ हो चुके हो, तो अपनी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 50 साल की उम्र है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 500 तक आपकी वैल्यू नॉर्मल है। अगर 60 साल है तो 600 तक आपकी वैल्यू नॉर्मल है। अगर आपकी 70 साल है तो 700 तक आपकी वैल्यू नॉर्मल है। तो यानी एज जैसे से बढ़ती है डी डाइमर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अब डी डाइमर खाली कोविड में ही नहीं बढ़ता, कोविड में तो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है तो बढ़ जाता है। उसके अलावा जो है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जहाँ क्लॉटिंग हो जाती है उसमें बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है, इन्फ्लेमेशन में मैंने बताया बढ़ सकता है, कैंसर में बढ़ सकता है, तो बहुत सारे सर्जरी के बाद भी बढ़ सकता है। तो बहुत सारे और कारण भी होते हैं इसके बढ़ने के। और टेस्ट कई टाइप के होता है, एलाइजा टेस्ट होता है, अल्फा टेस्ट होता है, लेटेक्स ऐसे होता है। तो कुल मिला के कहानी ये है, मेरा छोटा सा वीडियो था, बताने का मकसद ये था कि जब आप डी डाइमर टेस्ट कराने जाएं तो अच्छी लैब से कराएं,
कोशिश करें वहाँ जाके करें। लेकिन अगर आपको कोविड है तो आप नहीं जा सकते, तो जहाँ से भी आप सैंपल के लिए बुलाएं एक रेप्यूटेड लैब होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए लैब वालों को कि सैंपल कलेक्शन कैसे करना है। डी डाइमर बहुत स्पेशल टेस्ट है, हर कलेक्शन बॉय को निकालना भी नहीं आता होगा ढंग से, उनको ये भी नहीं पता होगा कई लोगों को कि इसमें निडल कौन सी यूज़ करनी है और कैसे इसको लेके जाना है, क्या वो कोल्ड चेन को सही से लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते, सैंपल ठीक से लेके जा रहे हैं, जैसे थैले में भरा और चल दिए। तो बस हम तो सोचते हैं टेस्ट हो गया हमारा। भाई छोटी मोटी लैब से मत कराना। मैं और छोटी मोटी लैब वालों, अगर आपको मुझे गाली देनी हो तो दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि आप तो टेस्ट करोगे नहीं, आप पीछे कहीं और भेज दोगे, फिर 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है, तब तक पता नहीं क्या हाल हो जाता है उस सैंपल का और उसके बाद उसकी रिपोर्ट का। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक डी डाइमर के ऊपर। और इसके बाद एक टॉपिक है कि हमें एंटी कोगुलेशन देनी पड़ती है थेरेपी, ब्लड को थिनर देने पड़ते हैं, एंटी प्लेटलेट देने पड़ते हैं। तो कितने टाइम तक देना चाहिए ये भी एक इशू है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक देने में भी प्रॉब्लम आती है। ये देखा गया है कि हमने ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये भी देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट में जो पोस्ट कोविड वाले होते हैं वहाँ पे मीडियन 4 महीने तक भी डी डाइमर बढ़ा रह सकता है, 700 के आसपास तक उसकी वैल्यू आ सकती है, मतलब बढ़ा हुआ आ सकता है 4 महीने तक। तो क्या 4 महीने तक एंटीकोगुलेशन देना चाहिए? बहुत संभल के देना चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली उसको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये भी देखा गया है कई लोगों में ब्लीडिंग हो जाती है, टेंडेंसी ब्लीड कर सकता है पेशेंट अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको ब्लड थिनर देते हैं। मोटा मोटा है कि ब्लड थिनर हम 20 से 30 दिन तक देते हैं, करीब करीब 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं मैं देता हूँ, मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, कोविड होने के बाद मैं सिर्फ 1 महीने तक एंटीकोगुलेशन देता हूँ, उसके बाद मैं रोक देता हूँ। ठीक है, तो अब आप अपना जज करिए कि आप जिस लैब से करा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड कैसा है और वो कितनी रिनाउंड लैब है और उसका जो कलेक्शन बॉय है उसको कितना आता है। तो अपने कलेक्शन बॉय से पहले एक बार जब आएगा ना सैंपल लेने, उसे पूछ लेना, भाई पहले बता तेरी निडिल कितने नंबर की है। बस वहीं चुप हो जाएगा। अगर वो चुप हो गया तो समझ लो कि इसको कुछ नहीं आता, क्योंकि निडिल जो है वो 19 से 22 गॉज की निडिल होनी चाहिए। समझ गया? नहीं समझे? एक सवाल पूछ लेना बस जो सैंपल लेने आएगा, भाई तुम जो सैंपल ले रहे हो इसकी निडिल कितने नंबर की है, वहीं से आपको पता चल जाएगा इसको कुछ नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे फिर गालियां देंगे ये लैब वाले, और मैं क्या करूं यार, मेरा तो जन जागरण अभियान है, लोगों को अवेयर करना मेरा अभियान है, एक कुछ भी कह सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS लेकर आता रहेगा इसी तरह के छोटे छोटे अच्छे टॉपिक। और फिर बोलूँ क्या, बड़े दिन हो गए यार, मैं जब अपने सेटअप पे आता हूँ ना तो मैं फिर शशि कपूर बन जाता हूँ। तो कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है, तू बोले तो जानू, डी डाइमर करके मानू, चलो ये भी वादा है। चलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS।